नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि टॉपिक वाइज वीडियो की जो सिलसिला चल रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। और आज ये वीडियो जो है थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। इस वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री को जो है एक्सप्लेन करेंगे, और केमिस्ट्री में वो चीज़ नहीं एक्सप्लेन करेंगे जो आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चीज़ आप जानते हो ना वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। भाई, जो नहीं जानते हो, जिसकी जानने में आपको तकलीफ दिक्कतें हो रही है, वही प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और एग्जाम में आपको जो है नंबर दिलाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो पीरियोडिक टेबल के उत्पत्ति से लेकर आज तक की वर्णन को देखेंगे। साथ में इसके 18 समूह को क्या कहा जाता है, किस समूह की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये देखेंगे। इनके अलावा इनमें जो मतलब जो चीज नियम दिए गए, जैसे त्रिक का नियम, अष्टक का नियम, है ना, जो भी नियम है, ये नियम कब आए, ये नियम कहाँ तक जो है लागू होती है, कितने कारगर रहे, ये सब देखेंगे। इसके अलावा इनको नोबेल से रिलेट करेंगे कि इनमें किन किन को नोबेल मिला है, पहला किसको मिला है, दूसरा किसको मिला है, किस चीज के लिए किसको मिला है। इसके अलावा लास्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का शॉर्ट तरीका ढूंढेंगे जो आपको आजीवन याद रहेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है, सबसे पहले उत्पत्ति, है ना, आवर्त सारणी के विकास की चरण को देखेंगे, वो भी शुरुआती चरण को, कि ये कैसे बन के तैयार हुआ, जो हम आजकल रीड करते हैं और पूरे नक्शा ही बदल के रख दिया। ये मतलब आपका साइंस के क्षेत्र में, खास करके केमिस्ट्री में, सिर्फ केमिस्ट्री में ही मदद नहीं करती है आवर्त सारणी, ये विज्ञान को समझने में भी मदद करती है। ठीक है भाई, तो इनके विकास की शुरुआती चरण कैसे रहे ये देखते हैं। जिसे हम आधुनिक रसायन का पिता कहते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, लेवोजियर को आधुनिक रसायन का पिता कहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ही आवर्त और वर्ग खींचने का जो है आपका प्रयत्न किया था, लेकिन यह सफल नहीं रहा। तो अगर आपसे पूछे कि लेवोजियर ने, है ना, आवर्त सारणी पर कब काम करना स्टार्ट किए, और मतलब कब काम किए थे, तो आप बताएंगे 1789, है ना, 1789। 1789 से कुछ याद आया क्या? फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका रसायन का पिता लेवोजियर है, इन्होंने भी हाथ पांव चलाए थे आवर्त सारणी को बनाने के लिए। अब आती है मेन बात, रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 1901 में जैकब हेनरिक्स वांट हॉफ को दिया गया था। और यहीं पर नोबेल पुरस्कार जो है रसायन के अंदर, ये सबसे कम उम्र में कौन जीते? फ्रेडरिक रिजोट। ये हमारा पुरस्कार से रिलेट किए थे, इसे आप भूल जाइए। 2 मिनट के लिए सिर्फ ये याद रखना है, रसायन में पहला पुरस्कार 1901 में नोबेल वाली जैकब हेनरिक्स को, और सबसे कम फ्रेडरिक रिजोट को दिया गया है। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं यहाँ से, बात वाली बात तो यहाँ से होगी। पूरा वीडियो देखा कीजिए, घाटा नहीं लगेगा, आपकी टाइम की पूरी वैल्यू हम समझते हैं दादा, कल हम इसी दौर में थे, है ना। 1829 में डेवो राइनर ने त्रिक का नियम दिया। अब आपके सामने आता है कि ये त्रिक का नियम क्या था। तो त्रिक का नियम डेवोनेरियन के अनुसार कहने का मतलब है, ये लाइन पढ़ने पे जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए ए बी सी, ये 3 आपका जो है कोई भी तत्व है, ये धातु, अधातु या फिर उपधातु कुछ भी हो सकते हैं। इसको हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि 3 जो हैं आपके तत्व हैं, जिनको हम त्रिक के नियम में क्या पाते हैं। त्रिक जो डोवेनियर बाबा है, इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर 3 तत्व है ना, तो ये बीच वाला जो तत्व है, ये जो बी है, ये बी का जो परमाणु द्रव्यमान है, ए और सी के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होंगे। अब औसत एवरेज निकालना तो आप हमसे ज्यादा बेटर समझते ही हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने आंकड़ा होते हैं, टोटल आंकड़ों का योग बट्टा टोटल आंकड़े से भाग। तो हमारे 2 पास बच गए, तो ए और सी को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो बी का जो परमाणु द्रव्यमान होगा ए प्लस सी बाई 2 के बराबर होगा। ये हमारा कौन कहा था? आपका डोवे राइनर महोदय ने ये त्रिक के नियम में बताए थे कि अगर 3 तत्व हैं तो बीच वाले का जो द्रव्यमान होगा पहला और तीसरे के द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होगी। लगभग, एग्जैक्ट नहीं, ये भी लगभग लगाए थे। ये कहां तक सफल रहा? बहुत हद तक सफल नहीं रहा। इसके अलावा 1865 में न्यूलैंडस महोदय ने ऑक्टेव का नियम दिए, अष्टक का नियम दिए। ठीक है, ये अष्टक का नियम क्या कहता है कि अगर आपने क्रम वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर आपने धातु लिखा, तो ये पहला जो धातु है, मान लीजिए पहला धातु का नाम राम है, और अंतिम जो 8वां हमने लिखा है, इसका नाम रमेश है
है ना। तो भाई जो ये रमेश है इसका गुणधर्म राम से मिलेगा, ये किसने कहा था? न्यूलैंडस महोदय ने कहा था कि हर आठवां तत्व पहला वाले तत्व के गुण धर्म से मिलते जुलते रहेंगे। ये काफी हद तक सही रहा, लेकिन ये सिर्फ कैल्शियम तक ही सही रहा। इसके बाद जो है इसकी कोई भी लेखा जोखा सही नहीं निकला, तो इसे भी इतिहास के पन्ने में दबा के रख दिया गया। ये भी ज्यादातर कारगर साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है कि न्यूलैंडस का जो अष्टक का नियम है कौन दिए थे? तो न्यूलैंडस। और ये कहां तक लागू होती थी? तो कैल्शियम तक। और इसके नियम क्या थे कि हर आठवें तत्व की गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मैच करता है। इतनी बात बस ध्यान रखना है। इसके अलावा अब आते हैं अब काम वाली बात पे कि भाई मेंडेलीव की आवर्त सारणी ये सबसे पहले कब बन के तैयार हुआ था? तो 1869 में तैयार हुआ था। मेंडेलीव को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। शब्दों के गहराई को समझेंगे। जो आजकल हम आधुनिक आवर्त सारणी देख रहे हैं कि भाई इस प्रकार से बने होते हैं, है ना, जिसमें इस प्रकार से 18 वर्ग होते हैं और नीचे जो है 7 लेटा हुआ आवर्त होता है। तो जो हम आजकल रीड कर रहे हैं ये मोस्ले के द्वारा रिलीज किया गया आवर्त सारणी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि आज टी शर्ट की डिजाइन कैसे कैसे बन रहे हैं, भी गला, सी गला, एम गला, डी गला। तो क्या जो पहला टी शर्ट बना होगा वो टी शर्ट नहीं है क्या? वो भी तो टी शर्ट है ना, वो भी तो आधुनिक टी शर्ट ही है ना भाई। तो इसी प्रकार से मेंडेलीव को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। लेकिन जो हम आजकल रीड कर रहे हैं ये मोस्ले का कॉपी है, समझ रहे हैं आप। तो एग्जाम में आपको आधुनिक वाला पूछता है, अगर मेंडेलीव ऑप्शन में है तो मेंडेलीव बेझिझक आंसर कीजिए। अगर मेंडेलीव ऑप्शन में नहीं है तो आप मोस्ले को भी टिक कर सकते हो, क्योंकि वहां पे उनका इंटेंशन ये होगा कि जो आजकल हम यूज करते हैं वो आवर्त सारणी किसने दिया है, ठीक है भाई। इसके अलावा मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे? तो 63 ज्ञात तत्व थे। और आज के आवर्त सारणी में कितने हैं मोस्ले वाला में? तो 118 है। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे, पर प्राचीन जो आधुनिक वाला है मोस्ले वाला इसमें भी 7 गो आवर्त है, ये सेम है। इनके अलावा मेंडेलीव वाले में 9 वर्ग थे, आधुनिक वाले में कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं, यानी मोस्ले वाले में, ठीक है। मेंडेलीव के जो आवर्त सारणी था ये आपका परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से अरेंज थे। लेकिन आजकल का जो हमारा आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक पे अरेंज है। तो ये चारों डिफरेंस जरूर आप याद रखें, आपको कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में मदद दिलाएगी। पैरासीटामोल 200। इसके अलावा भैया मेंडेलीव की आवर्त सारणी को, है ना, 2019 में 150 वर्ष पूरे हो गए और इसी के उपलक्ष्य में यूएनए के तरफ से 2019 को मेंडेलीव के आवर्त सारणी के लिए आवर्त सारणी वर्ष घोषित किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वीवीआई कर लेंगे, ज्यादा दिन हुआ नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर। इसके अलावा मेंडेलीव के साथ एक अन्य आदमी भी था जो आवर्त सारणी पे पूरा जोर शोर से काम किए और सफल भी हो गए थे, लेकिन इतिहास में कहीं खो गया। इनका नाम कोई नहीं जानता। ये कौन है भाई? ये नाम है आपका लूथर। कौन है भाई? यहां पे देखिए, लूथर मेयर। ये नाम के आदमी जो मेंडेलीव के साथ ही आवर्त सारणी बनाने पे काम किए और सफल भी हो गए। यूं कहें कि 1869 में मेंडेलीव का बना और ये 1868 में ही बना लिए थे, लेकिन इसकी आवर्त सारणी की कॉपी प्रकाशित नहीं हो पाई। और जिसको जो दिखा नहीं वो बिका नहीं, सिंपल सी बात है। तो इनको जो है हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप उच्च लेवल की एग्जाम देंगे और अगर जैसे आपने कंप्यूटर के जो योगदान है उसमें बान न्यूमैन का नाम सुना होगा, है ना, उसी प्रकार से आवर्त सारणी के निर्माण में भी मेंडेलीव के साथ आपका लूथर मेयर ने काम किया था, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक आयुपीएकी है। ये आयुपीएकी नाम भी होता है तत्वों का। आपसे पूछा जाता है कि भाई फला तत्व का आयुपीएसी नाम क्या होगा, तो आपको बताना होता है ना। इसकी स्थापना जो है ये कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जो आवर्त सारणी आज के समय में प्रयोग में लाई जाती है इसके निर्माता मोस्ले हैं, मैंने अभी बता दिया। और मेंडेलीव के साथ और मोस्ले के आवर्त सारणी के साथ अंतर विभेद भी कर दिया है और ये भी बताया है कि कब प्रश्न पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन है, तो किस कंडीशन में किसको आंसर लगाना है। अगर ये पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कौन है, ऑप्शन में आपका मेंडेलीव है, तो बेझिझक मेंडेलीव को आंसर लगाइए। अगर मेंडेलीव नहीं है और मोस्ले हैं तो उस समय एग्जामिनर का इंटेंशन होगा कि ये जो हम आजकल आवर्त सारणी देख रहे हैं जहां पे पेन चल रही है ये वाले के निर्माता मोस्ले हैं, तो यहां से पूछ लिया है ये क्वेश्चन, तो मोस्ले उस कंडीशन में आंसर हो जाएगी। ठीक है भाई। अब आपके सामने ये आवर्त सारणी दिख रहा होगा।
ये आवर्त सारणी आपके सामने दिख रहा होगा, अच्छे से वर्ड भी आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से तत्व कहाँ कहाँ पे हैं। इसमें कलर डिपेंड करता है। अगर आप आवर्त सारणी को रीड करना चाहते हैं तो एक अच्छा कलरफुल आवर्त सारणी ले, है ना, कहीं भी मिल जाएगा आपको गूगल पे, है ना। तो ये कलर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है भाई। देख लीजिए, ये जो हल्का लाल कलर है, जैसे चटकन कलर है ये वाला, इसको कौन से कलर बोल सकते हैं आप? हल्का लाल है ना ये, है ना, जहां पे पेन चल रही है, चंपई कलर कहिए या हल्का ऑरेंज कहिए, माफ कीजिएगा, हल्का ऑरेंज है ना। तो ये जो है आपका ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, या फिर इसे आप संक्रमणीय धातु कहते हैं, या फिर ये जो भी आपका हल्का ऑरेंज कलर का है, ये सभी के जो है ना आपका मेटेलिक गुण बहुत ज्यादा होता है। ये धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं अन्य के तुलना में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो लास्ट समूह देख रहे हैं ये आपका अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है। इससे पहले वाला आप हीलियम को देख रहे हैं, इससे पहले आपको ऑक्सीजन तत्व को देख रहे हैं, यानी 16वां तत्व को, केलिकन तत्व को, फिर नाइट्रोजन समूह को देख रहे हैं, फिर कार्बन समूह को देख रहे हैं, फिर बोरॉन समूह को देख रहे हैं। तो इनमें जो पहला तत्व है, इन्हीं के नाम पे इन समूह का नाम भी दे दिया गया है। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई मेरे दोस्त कि भाई 15वीं तत्व, 15वीं समूह को क्या कहा जाता है, और आप वहीं पे गच्चा खा जाते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं कि 15वीं तत्व का पहला तत्व कौन सा है भाई। तो 15वीं समूह को ये देखिए 18, 17, 16, 15, इसमें पहला तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। इसे हम नाइट्रोजन समूह भी कह देते हैं। 15वीं तत्व को नाइट्रोजन समूह कह देंगे, 15वीं समूह को, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने 12 तक तो सीधे देखा कि भाई संक्रमणीय तत्व है या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो हमें 13 से रीड करना है। तो 13 को हम बोरॉन तत्व कहते हैं, 14 को हम कार्बन तत्व कहते हैं, 15 को हम नाइट्रोजन ग्रुप कह सकते हैं, 16 को हम ऑक्सीजन ग्रुप कहते हैं, 17 को हम हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं, 17 को माफ कीजिएगा, और 18 को हम नोबेल गैस ग्रुप कहते हैं। एक बार फिर से आइए, गड़बड़ा न जाए, है ना भाई। 15 को हम क्या कहते हैं? 15, 16, 17, 18, 19, एक सेकेंड रुकिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ओके। 13 को हम कहते हैं बोरॉन ग्रुप, 14 को हम कहते हैं कार्बन ग्रुप, 15 को हम कहते हैं नाइट्रोजन, 16 को ऑक्सीजन, 17 को हैलोजन, और 18 को हम अक्रिय गैस, इनर्ट गैस या फिर नोबेल गैस ग्रुप कहते हैं। समझ में आएगा? नीचे लिखा हुआ है, सब चीज समझ में आ जाएगा, दिक्कत न करें। नीचे जो दो चीज आप देख रहे होंगे, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड है, ये अलग से आपके पीरियोडिक टेबल में नीचे लिखा रहता है, ठीक है। पहला और दूसरा ये आपका अल्कलाइन मेटल है, क्षारीय धातु तत्व है, जिसमें दूसरे को क्षारीय पृथ्वी तत्व कहा जाता है, ठीक है। आइए, ये तो थेसिस हो गया आपके फोटो के ऊपर, जब आप लिखित में पढ़ेंगे तो सब चीज समझ में आ जाएगा, कोई भी जंजाल नहीं है, आराम से समझ जाएंगे। अब तक हमने इसमें क्या क्या देखा? मेंडलीव की आवर्त सारणी की बनावट देखा, मोसले की आवर्त सारणी की बनावट देखा, दोनों में हमने डिफरेंस देखा। आवर्त जो केमिस्ट्री में प्रथम 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये देखे हम हाफमैन को। इसके अलावा सबसे कम उम्र के फ्रेडरिक को दिया गया था, ये देखे। इसके बाद हमने त्रिक का नियम क्या होता है ये समझा, अष्टक का नियम क्या होता है ये समझा, और कब दिया गया ये समझा। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब आई ये समझा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व है और कहां तक लागू होती है आपका अष्टक का नियम, ये सब हमने यहां तक समझ गया है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी को रीड करेंगे। ये तो हमारा पिछला इतिहास था, खोया हुआ प्यार। अब हम आजकल जो जी रहे हैं ना, इसको हम देखते हैं, ठीक है भाई। मोसले की आवर्त सारणी में 7 आवर्त, 18 वर्ग और 118 ज्ञात तत्व हैं। ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया था अंतर विभेदीकरण में, जहां पे मेंडलीव में आपका 7 आवर्त, 9 वर्ग और 63 तत्व था, ठीक है। 118 तत्वों में अब इस तत्वों का जो है बंटवारा कैसे है, तो आपको जो है 91 आपका क्या है, धातु है, मेटल है, 20 नन मेटल है और 7 आपका उपधातु है। यहां से एक क्वेश्चन बन गया था एसएससी में कि आधुनिक आवर्त सारणी में लगभग कितने प्रतिशत तत्व जो है मेटल है, तो आपका आंसर है भाई ये 75%। आप यहाँ पे मिला के देख सकते हैं। अगर 90 ही पकड़े तो 90 तो सिर्फ धातु ही है, एक मतलब 125 के अंदर, 125 नहीं 120 के अंदर, तो आप पकड़ सकते हैं भाई 75% तो आपका धातु है। तो ये भी एक बार क्वेश्चन बन गया था, यहाँ पे रख लिया हूं, कोई भी बात नहीं छोड़ूंगा। आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु के बढ़ते क्रम के अनुसार सजाया गया है, लेकिन जो मेंडलीव साहब ने, ये भी आधुनिक ही था, लेकिन कैसे सजाए थे, परमाणु भार के हिसाब से सजाए थे। अब आते हैं हम इस सभी ग्रुप को पढ़ते हैं, 18 ग्रुप को पढ़ते हैं। किस ग्रुप को क्या कहा जाता है, जो मैं अभी मौखिक रूप से आपको बताया, यही यहाँ पे लिखित रूप से समझाया हूं। साथ ही साथ इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये देखेंगे। तो समूह 1 क्या होती है, इसे क्षारीय धातु कहते हैं, अल्कलाइन मेटल कहते हैं। इस श्रृंखला में लिथियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है,
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आती है। ये जैसे भी आपको याद हो, सो के याद हो, लेट के याद हो, गाना गाते हुए याद हो, याद कर ले न भैया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगी, है ना। याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। समूह 1 में आप सभी का कोड लिख लीजिए और जिस गाने पे फिट होता है, जहां फिट होता है, जैसे फिट होता है आप याद रख सकते हैं भाई, रखिएगा इसको याद, है ना। प्रॉपर्टीज क्या है ये कि हैलोजन के साथ प्रतिक्रिया बहुत तेजी से करती है और लवण का निर्माण करता है। जैसे आपने सोडियम को करवा लीजिए हैलोजन यानी क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये जो है आपका बहुत तेज प्रक्रिया करके लवण बनाती है, किसके साथ, हैलोजन के साथ। इसके अलावा जल से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कौन, समूह 1 के जो भी तत्व हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इनके अलावा अल्कलाइन अर्थ मेटल, देखिए जो आपका समूह 1 है उसको भी अल्कलाइन मेटल कहा जाता है, समूह 2 को भी कंबाइंड रूप से अल्कलाइन मेटल ही कहा जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और घुसेड़ दिया गया, अर्थ मेटल, है ना। ये मतलब क्षारीय पृथ्वी धातु, क्या है ये, क्षारीय पृथ्वी धातु, क्षारीय पृथ्वी धातु। इसमें क्या आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम आती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके गुणधर्म क्या होते हैं, यह समूह के सभी तत्व मुलायम होते हैं, लेकिन सभी तत्व मुलायम तो होते हैं लेकिन इससे भी ज्यादा मुलायम कौन होता है, समूह 1 के तत्व, वहां पे लिखना छूट गया है, वो भी बहुत मुलायम होता है। हैलोजन से अभिक्रिया ये भी करते हैं, यानी 1 और 2 के जो तत्व हैं हैलोजन से अभिक्रिया कर सकते हैं। ये धातु मुलायम होते हैं, ये क्षारीय धातु होते हैं, जिसमें क्षारीय पृथ्वी धातु समूह 2 को कहा जाता है। इतनी सी बात मोटे तौर पे याद रखना है, बाद में जो ये सदस्य शामिल है, जो तत्व इसमें है, उसको थोड़ा बहुत याद रख लेना है, ठीक है। अब 3 से 12 तक को संक्रमणीय धातु कहते हैं, जिसे मैंने अभी आपको ऑरेंज कलर वाला दिखाया था। तो इनके बारे में सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, क्योंकि 3 से अलग से जो है आपको नहीं पढ़ना है कि इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, सीधे सीधे आपको इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, 3 से 12 या संक्रमणीय धातु कहते हैं। इसकी धात्विक गुण क्या होती है, प्रकृति में हाई होती है। जो विद्युत के तो सुचालक होते ही है, साथ ही उष्मा के भी सुचालक होते हैं। अब विद्युत और उष्मा के सुचालक में क्या फर्क है, अगर कोई बच्चा मुझे समझा सके तो मैं समझूंगा भाई, थोड़ा बहुत तो है ना भाई। अगर देखिए विद्युत तो आप समझते हैं ना कि जो इलेक्ट्रिक, जो आपका वायर में इलेक्ट्रिक फ्लो होती है वो तो आपसे विद्युत कहते हैं, और जो अलाव के पास आप हाथ सेकते हैं वो उष्मा है। तो इनके जो भी तत्व हैं समूह डी का, है ना, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, यानी समूह 3 से लेकर 12 के बीच में जो भी तत्व हैं, ये इलेक्ट्रिकली तो आपका जो है अच्छा कंडक्टर है ही, है ना भाई, विद्युत के सुचालक तो है ही, लेकिन ये उष्मा का भी सुचालक है। उष्मा का सुचालक मतलब बगल में अलाव जलाइएगा तो ये भी बढ़िया गर्म होगा और बढ़िया प्रसार होगा इसके इंटरनली, है ना भाई, ये भी उष्मा के भी सुचालक होते हैं। इनके अलावा इस ब्लॉक में सभी धातु तन्य एवं कठोर होते हैं। सभी धातु तन्य, तन्य करने का मतलब क्या है, रेशा के रूप में खींचा जा सकता है। धातु का ये बहुत बड़ा गुण है। अगर आपसे पूछे कि भाई मेटल का क्या गुण होता है और नॉन मेटल का क्या गुण होता है, तो आप मेटल का जो गुण है ना, सबसे बड़ी गुण है कि ये तन्यता होती है इसमें। इसे आप स्प्रिंग की तरह खींच सकते हैं। जैसे आपने सोना को ले लेना है, सोना आपको 2 ग्राम आप खरीदिए, आराम से अंगूठी बना लीजिए, है ना। तो ये कैसे बना, खींच के बना है, तन्यता पावर है इसके अंदर। लेकिन कोई धातु अगर आप लेंगे तो उसमें भंगुरता होती है ना, भंगुरता होती है, भंगुरता, तन्यता नहीं होती है। तो धातु और अधातु में ये बेसिक डिफरेंस है ना भाई। इनके अलावा इस ब्लॉक के सभी धातु तन्य कठोर बता दिया, जिनका गलनांक और कथनांक भी उच्च होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, जो मेटल होते हैं उनके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट दोनों उच्च होते ही होते हैं। इनके अलावा अब आते हैं समूह 13 में। समूह 13 को क्या कहा जाता है, ब्रोन समूह कहा जाता है। मैंने आपको कहा था कि लास्ट के जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो लास्ट में नाम पे ही इसका नाम दे दिया गया है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, अभी हम 12 तक बात कर लिए हैं, यानी यहां से यहां तक की बात हो गई है। अब हम समूह 13 में चलेंगे। ये है 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो जो 13 में है, इसका पहला तत्व आपका 5 नंबर है, बोरॉन, यानी परमाणु क्रमांक 5 बोरॉन है, तो इसे हम बोरॉन तत्व कह दिए, है ना। 14 में है आपका सी कार्बन है, 6 है तो इसे हम कार्बन तत्व कह दिए। 15 में है 7 नाइट्रोजन है तो इसे हम नाइट्रोजन तत्व कह दिए। 16 में क्या है हमारा, ऑक्सीजन है 8 तो इसे हम ऑक्सीजन तत्व कह दिए। 17 में क्या है, फ्लोरीन है तो इसे हम फ्लोराइड तत्व कह सकते हैं, लेकिन इसे हैलोजन तत्व पार्टिकुलर नाम दिया गया है। और लास्ट में है आपका 18 में हीलियम। हीलियम चूंकि इस समूह में सभी जो है इनर्ट गैस है, इसीलिए हम अक्रिय गैस समूह कहते हैं। तो ये आसानी से आप याद रख सकते हैं, बस पीरियोडिक टेबल के
6, 7, 8, 9 क्रमांक को आप याद रख ले तो इस समूह का आप नाम याद रख सकते हैं। आज से पहले पता था क्या? कमेंट कीजिएगा भाई, है ना। बहुत इजी ढंग से आप इसे याद रख लिए कि नहीं कि भाई किस समूह को क्या कहा जाता है। हाँ, एक चीज और है कि जो आपका ये 16वां ग्रुप है इसका भी एक नाम दिया गया है केल्कन। क्या? CHAL वाला केल्कन, है ना, केल्कन। केल्कन समूह भी नाम दिया गया इनको, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन तत्व के साथ साथ, ठीक है। अब आते हैं समूह 14 में। अभी आपने 13 देखा, बोरॉन समूह देखा, अब हम आते हैं समूह 14। समूह 14 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें अधातु, धातु और उपधातु तीनों देखने को आपको मिलेगा। अधातु, धातु और उपधातु ये तीनों देखने को आपको मिल जाएगा समूह 14 में। आपके सामने दिख रहा होगा 3 कलर से, एक पीला है, एक हरा है, एक हल्का, ये कौन से कलर हो सकते हैं भाई? हल्का जो है ब्राउन है, और एक आपका हल्का गुलाबी है। क्या? ये गुलाबी है ना, ठीक है भाई। तो ये देख सकते हैं आप, जितने भी अलग अलग कलर है अलग अलग चीज की प्रकृति को दर्शाता है। तो आपको समूह 14 में मेटल, नॉन मेटल और उपधातु तीनों देखने को मिल जाएगा। ये एक विशेषता है समूह 14 का। तो यहां से प्रश्न आने वाले समय में बन सकते हैं कि किस समूह में आपको मेटल, नॉन मेटल और उपधातु तीनों देखने को मिल जाता है। तो आप बताइएंगे समूह 14। और समूह 14 को जो है अभी मैंने सिखाया कि कौन से ग्रुप आप कहोगे। तो समूह 14 को जो है आपका ये आपका 18, 17, 16 और ये आपका जो है 15, 18, 17, 16, 15, 14। 14 को हम कार्बन धातु कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 15 को नाइट्रोजन समूह कहा जाता है। इसे पिनेक्टोजेंस भी कहते हैं, जैसे आपने केल्कन्स अभी सुना, हेलोजन सुना, है ना। उसी प्रकार से समूह 15 जो है इसे नेक्टोजेंस या निक्टोजेंस कहते हैं, ठीक है। समूह 15 को, नाइट्रोजन समूह को, राइट। ये जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और आपका जो है बिस्मथ वगैरह इसमें जो है अटैच है, इस समूह में है 15 में। 16 में क्या है भाई? ऑक्सीजन तत्व कहा जाता है। इसे कैल्कन्स कहा जाता है, मैंने जैसे बताया कैल्कन्स भी कहा जाता है। ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरेनियम है, रेडियोधर्मी पोलोनियम है। रेडियोधर्मो पोलेनियम है। पोलेनियम रेडियोधर्मी इसके पीछे क्यों लिखा है भाई? कि जिनकी परमाणु क्रमांक 83 से आगे होंगे वो रेडियोधर्मी में आ जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा इस ग्रुप के सभी तत्वों की संयोजकता 6 इलेक्ट्रॉन होती है। ये संयोजकता की बाद में बात करेंगे हम, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इसी वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा समूह 17, समूह 17 को जो है मेंडलीव बला में कहां रखा गया था? ये भी कई दफा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेंडलीव बला में 7 या 7 के ए में रखा गया था। ये तत्व है ना। इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एंस्टेंटाइन है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है ना भाई। ये इस यहाँ से बहुत सारी चीज आपको सीखने के लिए, क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाती है, फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणात्मक होती है, ब्रोमीन कैमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, आयोडीन एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका मेंडलीव बाबा है या आपका 7वां वर्ग या 7 के ए वर्ग में रखा था इस चीज को, जो आजकल 17 में है। इसके अलावा यह पूरी तरीके से अधातु युक्त पहला समूह है। अगर आप ग्रुप 17 को देखेंगे तो इसमें कोई भी धातु आपको नहीं मिलेगा। ये फुल्ली जो है नॉन मेटल से जो है आपका अरेंज किया हुआ धातु है। ये देखिए 17, इसमें कोई भी आपको धातु जो है लाल यानी ऑरेंज कलर का नहीं दिख रहा है, ठीक है भाई। इसके अलावा आपका हम आ जाते हैं अब 18 हमारा अंतिम ग्रुप है। इसको पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे, है ना। वीडियो भी ज्यादा लेंदी ना हो और काम भी आपका हो जाए। समूह 18 जो है, ये समूह में 18 पूर्व में कौन सा? समूह 8 में रखा गया था। पूर्व में कब? समूह 8 में रखा गया था अक्रिय गैस को, राइट। ये उत्कृष्ट गैस रासायनिक तत्व है। वे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस है। इसे दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं भाई कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस है इसमें कौन सा यौगिक का निर्माण कर सकता है? तो आप बता देना कि भाई जेनॉन जो है ना ये यौगिक का निर्माण कर सकता है। वैसे जनरली आप समझते हैं कि अक्रिय गैस तो प्रतिक्रिया ही नहीं करेगा तो यौगिक का निर्माण कहां से करेगा, लेकिन जेनॉन जो है विशेष कंडीशन में कर सकता है, ध्यान रहे, ठीक है भाई। इनके अलावा आवर्त सारणी के बारे में विशेष तत्व, आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से 94 और कृत्रिम रूप से 24 तत्व पाए जाते हैं। जैसे अभी आपने 118 देखा, इसमें 91 था, 20 था और 7 था। ये तो हो गई आपकी प्रकृति के आधार पर कि 91 मेटल, 20 नॉन मेटल और 7 उपधातु। अब इसमें जो है प्रकृति के आधार पर फिर से बांटे कि होम जो मैन मेड कितने हैं और प्राकृतिक रूप से नेचुरल कितने हैं। तो नेचुरल जो है आपके 94 हैं और मैन मेड आपके 24 हैं। अब बात आती है कि पहला मैन मेड धातु या तत्व या क्या था भाई? तो पहला मैन मेड था टेक्टेनियम। क्या था?
टेक्टेनियम, ये पहला जो है मानव निर्मित आपका तत्व है। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के गूढ़ नॉलेज लेंगे तो ये वाली क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है कि आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पे, वर्ग में दाएं से बाएं जाने पे क्या प्रभाव पड़ता है, परमाणु क्रमांक पे, विद्युत ऋणात्मकता पे, इलेक्ट्रॉन बंधुता पे, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे मैंने सारणी को सजा दिया है। परमाणु का आकार क्या होगा जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे। सबसे पहले वर्ग किसे कहते हैं, आवर्त किसे कहते हैं, आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। ये जो खड़ा हुआ है ना, ये 18, ये है वर्ग, ये है वर्ग है, ये है ना। और ये जो लेटा हुआ है ये हमारा आवर्त है ना, ये क्या है भाई, आवर्त है। ठीक है, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगर परमाणु का आकार वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, मतलब अगर मैं किसी भी वर्ग में ऐसे चलूं, किसी भी वर्ग में मैं ऐसे चलूं, किसी भी वर्ग में मैं ऐसे चलूं, तो क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, और ये जो आवर्त है, ये आवर्त है, यहां से अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलूंगा, इस प्रकार से चलूंगा, तो घटेगा क्या, परमाणु का आकार। समझ गए भाई। वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है। वर्ग मतलब ये एक ही बनाता हूं, ये वर्ग है। ऐसे अगर आपने चला तो परमाणु का आकार बढ़ा, है ना, और ये मैं एक आवर्त बनाता हूं, है ना। और अगर आपने बाएं से दाएं आवर्त में चला तो परमाणु के आकार घटा। आई होप क्लियर हुआ। इसके अलावा विद्युत धनात्मकता, ये क्या होगी, फिर से वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो बढ़ेगी क्या, धनात्मकता, पॉजिटिविटी, है ना। और अगर आप आवर्त में, है ना, बाएं से दाएं जा रहे हो तो भाई धनात्मकता घटेगी, यानी जितना दूर आप जाओगे आवर्त में उतनी ज्यादा ऋणात्मक होती जाती है। तभी तो क्लोरीन कहाँ पे है ना भाई, सॉरी फ्लोरीन, है ना। इसके अलावा आयनन ऊर्जा, ये क्या होता है कि किसी भी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आयनन ऊर्जा घटता है, ठीक है। और अगर आप आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगा। और विद्युत ऋणात्मकता की सेम फंडा है कि अगर ऊपर से नीचे आओगे तो घटेगा, यानी वर्ग की बात हो रही है, और आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे तो बढ़ेगा। तो ये चारों टेबल भी याद रखें, 4 ही तो है, कौन सी भाई 30 मार्क खान है, आप याद रख सकता है। एक और है इलेक्ट्रॉन बंधुता, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव होता है। तो अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो घटेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता, और अगर आवर्त में आप बाएं से दाएं चले तो बढ़ेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। अब वन लाइन में जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, इन तथ्यों से इनको देख लीजिए। प्रकृति में सबसे अधिक सुचालक चांदी, सबसे अधिक सुचालक अधातु ग्रेफाइट, है ना। इनके अलावा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन, सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम, पोलोनियम के पास 27 समस्थानिक है। इनके अलावा मिट्टी के तेल में रखे जाने वाली धातु सोडियम, कमरे के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में धातु पारा, पारा, है ना, पारा। और अधातु कौन, ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन, यहां मैं सीधा कर दूंगा। इनके अलावा सबसे अधिक आघात वर्तनीय तत्व सोना, सोना चांदी की मिश्रण को क्या कहते हैं भाई, है ना, तो मैंने इलेक्ट्रम कहते हैं, कल ही बताया था। अब तो ये हो गई आवर्त सारणी के बारे में। अब नीचे जो है आपका, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताना है, और विश्वास कीजिए आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है और कैसे लिखा जाता है। आपने याद किया होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 इस प्रकार से, लेकिन ये गलत है क्योंकि कई जगह आपको धोखा दे देगा, इसीलिए समझना बहुत जरूरी है भाई। देखिए आपके सामने मैंने 4 कक्षा बनाया है ना, KLMN, आपने कक्षा का नाम दे देना है। इसका नाम दे दिया हमने K, इसका L, इसका M, और यहां से एक बाहरी मान लो यहाँ पे है तो इसका हमने N नाम दे दिया है। अब सिर्फ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एकदम थोड़ा ध्यान से। आपने ये प्रश्न कई बार अटेंड किए होंगे कि किसी जो परमाणु की पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आप कहते हो जी 2 होते हैं। दूसरी इलेक्ट्रॉन, दूसरे जो कक्षा है इसमें कितने होते हैं, तो आप कहते हो जी 8 होते हैं। तीसरे में कितने होते हैं, तो आप कहते हो जी 18 होते हैं। और चौथे में कितने होते हैं, तो आप कहते हो जी 32 होता है। ये कहां से आता है, कभी आइडिया लगाए, कभी सोचे कि ये कहां से आता है, कैसे होता है, तो नहीं लगाए। इसके हमने एक सूत्र निकाला है, 2n² होती है कि 2 गुने कक्षा का वर्गों से गुना कर देते हैं, मतलब 2 को जो रिजल्ट निकलता है उस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगर पहले वाली कक्षा की बात करेंगे तो 2 गुने 1 का स्क्वायर, मतलब इसका रिजल्ट आया हमारा 2। दूसरे की बात करेंगे तो 2 गुने 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8, ये हमारा 8 आ गया।
तीसरे की बात करेंगे तो 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 आ गया, और चौथे कक्षा की बात करेंगे तो 2 गुने 4 का स्क्वायर 32 आ गया। ये तो आता यहां से है। अब एक चीज समझिए, जो पहले वाला कक्षा है इसमें एगो घर है छोटका, यहाँ पे मैंने घर बनाया है प्रॉपरली, एक छोटा सा घर है ना। इस घर में सिर्फ 2 ही आदमी रह सकता है, सिर्फ 2 ही आदमी रह सकता है। ऐसी अरेंजमेंट है, इतना ही जगह है कि 2 ही आदमी रहेगा। यहाँ पर मैं एक घर बनाता हूं, है ना। इसमें कितने आदमी निवास करते हैं घर में? ये घर है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 ही आदमी रहेगा, ठीक है। दूसरा जो कक्षा है, ध्यान से सुन लीजिए 2 मिनट, कोई भी जो है फालतू की बात नहीं है, एक बार समझ लीजिएगा तो आपको जो है जिंदगी भर कभी नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में गड़बड़ी होगी, वो भी नियम के साथ भाई, ठीक है भाई। पहली कक्षा में एक ही घर है ना। इसमें 2 आदमी रह सकता है। दूसरी कक्षा में एक घर है और एक छोटा सा अपार्टमेंट है। एक घर है और एक छोटा सा अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट में 3 घर है, ठीक है भाई। इस अपार्टमेंट में 3 घर है। तो चूंकि हमने कहा कि भाई एक घर में 2 आदमी रह सकता है, तो दूसरी कक्षा में एक तो घर है अपने आप में और एक अपार्टमेंट है। और इस अपार्टमेंट में कितने कमरे हैं? तो 3 कमरे हैं। तो टोटल मिला के कितने घर हो गए? 1 कमरा वाला एक घर और 3 कमरा वाला एक घर, तो 4 गो घर हो गए। तो यानी दूसरा कक्षा में अधिकतम 8 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, जो आपके सूत्र से अभी आया था, ठीक है भाई। तीसरी कक्षा की बात करेंगे तो तीसरी कक्षा में एक छोटा सा घर है, एक 3 खाना वाला अपार्टमेंट है, इसके अलावा एक और अपार्टमेंट है जो 5 खाना वाला है, ठीक है भाई। एक और अपार्टमेंट है जो 5 खाना वाला है ना। 5 घर है उसमें, क्योंकि 5 घर, ये वाला समझ लीजिए कि 5 घर है, तो इसमें 10 गो आदमी रहता होगा। और ये 3 खाना वाला अपार्टमेंट में 6 गो समाता है, और एक घर में 2 आदमी रहता है, तो 6 2 8 और 10, 3 वाला में 18। इसी प्रकार से चौथा होगा, उसी प्रकार से अगला होगा, उसी प्रकार से उससे अगला होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई? पहले वाली कक्षा में एक घर है सिंगल रूम का, जिसमें 2 गो आदमी रह सकता है। आदमी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जो बाद में बताऊंगा, पहले समझने के समझा रहा हूं। दूसरी वाली कक्षा में एक घर होता है और एक अपार्टमेंट होता है। उस अपार्टमेंट में 3 गो घर जैसे रूम होता है। चूंकि एक घर में 2 गो आदमी, तो इस अपार्टमेंट में टोटल मिला के 6 गो आदमी है ना, इसीलिए 8 गो होता है। तीसरी वाली में एगो घर होता है, एगो 3 रूम का अपार्टमेंट होता है, एगो 5 रूम का अपार्टमेंट होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है भाई। तो एगो में 2 गो हो गया पहली वाली घर में, और 3 रूम वाला में 6 गो आदमी समाएगा, और जिसमें 5 गो रूम है तो 5 गुना के 10 गो समाएगा, तो 10 8 18 हो गया, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि किस कक्षा में जो है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाते हैं भाई, इतना ही से आपका काम चल जाएगा। जितना आपने सीखा ना कि कहां कहां होता है, बस इतना ही से काम आ जाएगा, ठीक है भाई। सबसे पहले इसके लिए n का जो है कंसेप्ट थोड़ा सा मैं आपको दे दूं कि n+l क्या होता है। जैसे अभी आपने देखा कि कक्षा का नाम KLMN, इसको हम डिनोट करते हैं 1 2 3 4 से, यहाँ पे लिखा भी है 1 2 3 4 से। और L को जो है SPDF, जो अभी मैं घर छोटकू घर बोल रहा था ना, तो S है छोटकू घर, है ना भाई। P जो है 3 रूम वाला अपार्टमेंट, और D क्या है 5 रूम वाला अपार्टमेंट। इसी प्रकार से F क्या हो जाएगा 7 रूम वाला अपार्टमेंट। ये भी 2-2 के हिसाब से बनता है ना, 2-2 हिसाब, मतलब 2-2 के हिसाब से बढ़ता जाता है, 3 5 7 इस प्रकार से बढ़ेगा, ठीक है भाई। तो आपको जो है इसी प्रकार से जो है आपको इसकी कोडिंग दे देना है कि S का 0 है, P का 1 है, D का 2 है और F का 3 है। ये समझ में अभी नहीं आया, अभी मैं लिखूंगा ना तुरंत 1 के सेकंड में समझ में आ जाएगा। देखिए n+l है ना, n+l मुझे कब काम आएगा? जब आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि 3D5 बाद में लिखा है और 4s2 पहले लिखा है, लेकिन आपने तो याद किया कि भाई SPDF होना चाहिए। तो इस हिसाब से D से पहले S क्या कर रहा है ना, इस D से पहले S क्या कर रहा है, D से पहले तो P होना चाहिए, तो S क्या कर रहा है। तो ये वाली कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये n+l का जो है थोड़ा सा जानकारी आपके पास होना चाहिए। और ये कैसे वर्क करता है, KLMN का कोड 1 2 3 4 और L का कोड जो है यानी SPDF का कोड 0 1 2 3 होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए कि 3s बड़ा है, सॉरी मैं यहाँ पे जानकारी देता हूँ, अगर 4s बड़ा है कि 3d बड़ा है। अब अगर मुझे 4s और 3d लिखना पड़े तो मैं दोनों में से पहले किसे लिखूं? तो आइए कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये जो 4 लिखा है ये है आपका कक्षा का मान, है ना। तो पहले ही से कक्षा का मान यानी चौथी कक्षा में ये तो बता ही रहा है। तो 4, s का वैल्यू कितना है भाई? s का वैल्यू है 0, इसको मैंने जोड़ा तो 4 + 0 हमारा आ गया 4, है ना। 3d का मान कितना होगा? तो 3 तो दिखा रहा है कि कक्षा का वैल्यू, तो 3 तो हो ही गया। और d का मान कितना हो जाएगा? SPD यानी 3 नंबर पे 2, तो भाई 2, तो भाई 3 और 2 5, यानी 3d का वेटेज ज्यादा है, ये है 5 और 4s है 4। इसीलिए जब भी मुझे लिखना पड़े 4s और 3d को तो मैं पहले 4s लिखूंगा,
तब 3D लिखूंगा। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए आइए कुछ तत्व को लिख के समझाएं, तभी आप अच्छे से समझ जाओगे भैया, है ना। जैसे मान लीजिए आपका अभी अभी नियॉन पूछा गया था, तो छोड़िए, मैं नियॉन छोड़ के कोई दूसरा आपको जो है बताता हूं। अभी आपको जो है कुछ ही दिन पहले जो है आपका नियॉन पूछा गया था ना, वो 10 होता है उसका परमाणु क्रमांक। चलिए यहीं से स्टार्ट करता हूं। नियॉन का जो होता है ये आपका कितना होता है, 10 होता है। मैं यहीं से आपको जो है स्टार्ट करके बताता हूं, ठीक है। अब इसके मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6। ये तो भर गया भाई, ये तो खाली हो गया, ये तो आपका जो है हो गया, ये तो आपका हो गया। तो ये तो हमें मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2 2 4 6 10 हो गया, ये यहाँ पे कोई झोल नहीं है। थोड़ा बड़ा सा लिखेंगे तब झोल होगा, थोड़ा बड़ा सा लिखेंगे तब झोल होगा। मान लीजिए कि आप हमने 23 ले लिए, 23 वेनेडियम, इसे वेनेडियम बोलते हैं। और वेनेडियम की खान जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिला था, कुछ ही दिन पहले चर्च में था ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। वेनेडियम भी संकेत होता है, 23 इसका परमाणु क्रमांक होता है और 50 के समथिंग जो है इसका परमाणु भार होता है। ये आंध्र प्रदेश में खोजा गया था, ध्यान रखेंगे। तो वेनेडियम को अगर हम लिखें, है ना, तो कैसे लिखेंगे, 23 है तो हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 3p6, है ना। अब हमारा क्या है, 3d वाला लिखाएगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18, कहाँ है, 23 है ना, तो 3d 18 2 20 3 23, तो 5 हो जाएगा। ये 4 तक गया ही नहीं, है ना, तो 3d 5। देखिए इस क्वेश्चन को लिखने के लिए पहले हमें d से पहले 4s वाला भी लिखना पड़ता है, ठीक है। कैसे, ये आपने लिखा तो ये तो गलत हो गया, ये एकदम सरासर गलत है। जैसे भी आप लिखोगे तो ये जो है गलत हो जाएगा आपका। आप गिनती कीजिएंगे तो गिनती के हिसाब से तो भर रहा है, लेकिन ये आपका गलत तो हो जाएगा। ये कैसे गलत हो जाता है, आइए आपको समझाते हैं, ठीक है भाई। मैंने कहा कि जैसे आप लिखे थे वैसे जो है सरासर गलत है। यही चीज़ समझाने के लिए तो ये बताया हूँ मैं आपको कि ये जो L+N का कंसेप्ट है ये कैसे काम करता है। जैसे अभी आपने लिखा था, आपके हिसाब से तो पूरा सही है और मेरे हिसाब से भी पूरा सही था, लेकिन ये एग्जामिनर के हिसाब से बिल्कुल गलत है। इसके पीछे लॉजिक काम करता है। ये लॉजिक मैं किसी और दिन बता दूंगा, क्योंकि उसे समझाने के लिए ही कम से कम 10 मिनट की क्लास चाहिए, है ना। तो मैं अभी वेनेडियम का लिख रहा था। वेनेडियम का होता है 23, है ना। आपके सामने ये दिख भी रहा होगा, क्योंकि ये डिफरेंस है। ये कैसे डिफरेंस होता है, जिसको मैंने अभी अभी आपको बताया था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और हमें अभी लिखना है क्या, हमको लिखना चाहिए 3d, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 3d लिखना हो और 4s लिखना हो तो पहले आप किसे लिखोगे, तो पहले जी आप 4s लिखोगे। कैसे लिखोगे, क्योंकि L+N से 4s का मान 4 आता है, जबकि 3d का मान 5 आता है, और जिसका मान कम आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है भाई। तो अब इसको लिखने का सही क्रम क्या है, देखिए आपका 23 है तो ये जो है 4s2 हो जाएगा, है ना, 4s2 और 3d 3 हो जाएगा। ये हमारा ट्रिक है। ये 20 से आगे जो भी है सबके लिए काम करता है, ठीक है। 20 से आगे जो भी चीज है सबके लिए ये काम करता है। अब ये कैसे हुआ एक बार पहले लिख लेता हूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये 23 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब मुझे 3d लिखना होगा, लेकिन मैं पहले 4s2 लिखूंगा, है ना, और उसके बाद जो बच गया तो 3d3 लिखूंगा। अब इसको गिनती करेंगे तो आपका जो है 23 हो जाएगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 3 23। ये 4s पहले क्यों लिखाया, ये मैं L+N के कंसेप्ट से आपको बता चुका हूं कि 3d का वैल्यू आ गया था 5 और 4s का वैल्यू आ गया था 4। तो मुझे पहले 4 वाला लिखना होगा। उसी क्रम में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं कक्षा के अंदर, ठीक है भाई। तो ये कंसेप्ट जरूर याद रखें। ये 3d का वैल्यू 5 कैसे आया था, तो 3 तो कक्षा का नंबर है और d का कोड क्या है, 3 नंबर पे देखिए 2, तो 3 2 5। और 4s का वैल्यू 4 कैसे आया था, तो 4 तो कक्षा का नंबर है, s का वैल्यू कितना है 0, तो 0 तो 4। तो आरोही क्रम में ये फिल होता है, तो पहले 4 वाला होगा तब 5 वाला। इसीलिए d लिखने के क्रम में पहले हमें 4s लिखना पड़ा, न कि हमें d5 देके चुपके से निकल जाना पड़ा। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है जो आपके सामने दिख रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, ठीक है भाई। अब मैंने बताया कि 20 से ऊपर जो भी है, मान लीजिए
इस क्रम में आपको दो चीज को छोड़ देना है। इस क्रम में आपको एक तो क्रोमियम को छोड़ देना है और एक आपको कॉपर को छोड़ देना है। जो कॉपर होते हैं ना 29 में, है ना, उनको छोड़ देना है और एक आपका क्रोमियम को छोड़ देना है। ये नियम यहाँ पे काम नहीं करेगा, बाद बाकी हर जगह काम करेगा। जैसे मान लीजिए 21 है आपका Sc, तो इसको 21 को कैसे लिखना है, 4s2, यानी पहला जो रहेगा ये 4 के साथ जाएगा और दूसरा जो है ये D के साथ जाएगा, 3 वाला 3d1। ठीक है। 22 जो है टिटेनियम, ये आप देखिए तो आपका क्या होगा, 22 अगर मैं लिखूं तो 4s2 हो जाएगा, इसके अलावा हमारा 3d2 हो जाएगा। ठीक है। 23 अभी अपने आपने लिखा वेनेडियम, तो 23 को कैसे लिखेंगे, 4s2, है ना, और 3d3 जो हमने विस्तृत रूप में लिख के बताया था। लेकिन ये दो चीज पे लागू नहीं होगा, ध्यान रहे, एक आपका क्रोमियम पे और एक आपका कॉपर पे ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम क्यों नहीं लागू होता है ये मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में अगर एक लफ्ज में बता सकूं, ये इसलिए होता है कि आपने हाफ फुल और फुल फिल का जो है कंसेप्ट पढ़े होंगे 12 में 12वीं के अंदर, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में पूरा फुल होता है या फिर आंशिक रूप से भी हाफ भी पूरा फुल होता है ना, तो ज्यादा स्टेबल होता है बशर्ते कि आधा अधूरा फिल से। ठीक है। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जो है उच्चक के दूसरे कक्षा में चले जाते हैं, इसीलिए ये हमारा आपका जो 24 है और जो कॉपर होते हैं उस पर ये नियम फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रहे, है ना। तो ये बाद बाकी 20 से ऊपर आप जो आराम से लिख सकते हैं। अगर 20 से कम है 18 है तो 18 को कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कहां तक है भाई, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 हो ही गया, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है भैया, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।